प्रियांशी मुस्कुराते हुए कहती है, अब आप मेरे साथ चलो, क्योंकि वो बेचारा अपने आप को इस तरह से कवर करके आया है कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या? हाँ दीदी, उसने मास्क लगा रखा है और काला चश्मा भी। भाभी, कहीं आप किसी सड़क छाप गुंडे को तो घर के अंदर नहीं नहीं दी? वो आपका दीवाना ही है। आहाना भागते हुए ड्राइंग रूम में आती है और सामने बैठे एक अतरंगी इंसान को देखकर वो उसके पास आती है और सवालिया नजरों से उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो धीरे से कहता है, आहाना, मुझे तुम्हारे एनजीओ से रिलेटेड कुछ बात करनी है, बस इसीलिए यहाँ आया हूँ। आहाना उसकी आवाज़ पहचान जाती है। वो धीरे से कहती है, आदित्य, तुम यहाँ? हाँ, प्लीज़ यहाँ मेरा नाम मत लेना। पर क्यों? कुछ बातों के जवाब नहीं होते। वो दोनों धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि तभी प्रियांशी कॉफी लेकर वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, भैया, आहाना दी ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया है। आदित्य जानता था कि अगर वो प्रियांशी से बात करेगा तो प्रियांशी भी उसकी आवाज पहचान लेगी। इसलिए वो टोन बदलकर प्रियांशी से बात करता है और कहता है, अहाना ने मेरे बारे में क्या बताया है? यही कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और दी का बहुत ख्याल रखते हैं। अहाना प्रियांशी की तरफ घूरते हुए कहती है, भाभी, अब आप अपने रूम में जाइए, क्योंकि भैया आपको बुला रहे हैं। तभी वहां विहान आ जाता है और प्रियांशी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, दी, मैं तो प्रियांशी को बुलाने ही आ गया, इसलिए अब आप दोनों आराम से बातें करो। आहाना समझ जाती है कि उसकी भाभी ने विहान से कुछ तो ऐसा जरूर बताया है। तभी विहान भैया भी बहुत मजाकिया लहजे में बात कर रहे हैं। वो सोचती है कि इससे पहले दादी और मॉम आदित्य को ना देख ले, उसे आदित्य को लेकर बाहर जाना होगा। वो आदित्य से कहती है, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मीटिंग में चल सकते हैं। आदित्य उठकर खड़ा हो जाता है और प्रियांशी की तरफ देखने लगता है। प्रियांशी को बहुत आश्चर्य होता है कि वो आहाना की तरफ ना देखकर उसे क्यों देख रहा है। एक पल के लिए प्रियांशी को ऐसा लगता है कि सामने खड़े व्यक्ति को वो पहचानती है। वो कुछ कहती इससे पहले ही आदित्य और आहाना वहां से चले जाते हैं। आहाना जब बाहर आती है तो आदित्य से कहती है, आप इस तरह से मुझसे मिलने के लिए हुलिया बदलकर क्यों आए? कोई इम्पोर्टेंट बात थी तो आप मुझे बाहर बुला सकते थे। आदित्य दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। जाने से पहले इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात खराब लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, अपने घर में ये कभी मत बताना कि तुम कभी आदित्य वरदाजन से मिली थी। मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलती। आदित्य हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, सो प्लीज डोंट टेल एनीथिंग टू एनीवन। आदित्य वहां से चला जाता है और आहना ये सोचकर परेशान होने लगती है कि आज आदित्य उसके साथ अजनबियों जैसा क्यों बिहेव कर रहा था। और इतना नरम अंदाज तो उसने आज तक कभी आदित्य का नहीं देखा था। वो अपने मन में कहती है कि आदित्य वरदाजन जैसा इंसान मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। उधर आदित्य का असिस्टेंट उसे बताता है कि 3 दिन बाद उसकी मुंबई में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग और सेमिनार भी है, जहां पूरी इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन भी आएंगे और इस मीटिंग से उसका करोड़ों का फायदा होने वाला है। इसलिए सर हम लोग तमिलनाडु नहीं जा सकते।
आदित्य कहता है, ठीक है, हम लोग मुंबई चलते हैं। आदित्य शाम को ही सब कुछ भूलकर मुंबई के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे 24 घंटे हो गए थे और अहाना के पास आदित्य की कॉल नहीं आई थी। और ये बात मन ही मन अहाना को बहुत परेशान कर रही थी। वो खुद से कहती है, वैसे तो दिन में 10 बार कॉल करके मुझे परेशान करता था, और आज जब मैं उसके कॉल का वेट कर रही हूँ, तो उस जालिम इंसान को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो मुझे कॉल करे। पूरा दिन तो वो आदित्य की कॉल का वेट करती रहती है, और जब शाम होती है तो उसे चैन नहीं आता और वो आदित्य को फोन लगा देती है। लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फोन स्विच ऑफ होने से उसका दिल और भी ज्यादा घबराने लगता है, और फिर ना चाहते हुए भी आहाना बार बार आदित्य को कॉल लगाती है। लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता है कि जो नंबर आप डायल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। आहाना गुस्से से फोन पटकते हुए कहती है, आदित्य वरदाजन, तुम भी और लड़कों जैसे ही निकले। लड़कियों के साथ इधर उधर की बातें की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उनका फायदा उठाया और चलते बने। ऐसा ही तुमने मेरे साथ भी किया है। कल तक तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, पर सारी बातें तुम्हारी झूठी थीं। मेरे मन में प्यार का बीज बोकर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला है, और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शाम को मीटिंग थी और आदित्य वरदाजन बड़े शान से मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन भी बैठे हुए थे। आदित्य बड़ी शान के साथ बहुत रौबदार अंदाज में एक एक कदम बढ़ाते हुए जैसे ही अपनी सीट पर बैठने वाला होता है कि तभी वहां विहान चौधरी और उसके डैड उमाकांत चौधरी भी आ जाते हैं। आदित्य की नज़र जैसे ही विहान पर जाती है तो विहान के खूबसूरत चेहरे पर उसकी नज़र ठहर सी जाती है। वो 24 साल का एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी का इंसान था। वो मन ही मन विहान की खूबसूरत पर्सनालिटी की तारीफ करता है, पर अगले ही पल विहान को देखकर उसे प्रियांशी की याद आ गई थी, जिस वजह से उसकी आंखें नम होने लगी थीं। उसके इमोशंस सबको पता न चल जाएं, इसलिए वो जल्दी से अपना ब्लैक कलर का चश्मा पहन लेता है और मीटिंग स्टार्ट करने को कहता है। विहान आज पहली बार ऐसी मीटिंग में आया था जहां इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन बैठे हुए थे, इसलिए वो मन से थोड़ा घबरा रहा था। और तभी उसे प्रियांशी की कही बात याद आती है कि हर चीज लाइफ में फर्स्ट टाइम ही होती है, इसलिए ये सोचकर घबराना नहीं चाहिए कि आज फर्स्ट टाइम वो ये काम कर रहा है। ये सोचना चाहिए कि ये काम तो मैं पहले कई बार कर चुका हूँ, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रियांशी की बात याद करके विहान को हिम्मत मिली थी। वो सरसरी नजर से वहां बैठे हुए सभी बिजनेसमैन के आगे रखी हुई नेम प्लेट पढ़ता है, और जैसे ही वो आदित्य वरदाचन के सामने रखी हुई उसकी नेम प्लेट पढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो आदित्य के बैठने के स्टाइल और उसकी शख्सियत को देखकर थोड़ा घबरा गया था, और यह सोचकर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं आदित्य वरदाजन को ये पता चल गया कि उसकी प्यारी बहन उसके घर में उसकी बीवी बनकर रह रही है, तो यही उसका काम तमाम कर देगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यही पीछे के रास्ते से निकल जाए। वो अपने मन में कहता है, पता होता कि ये एनाकोंडा आज मुझे इस मीटिंग में मिलेगा तो मैं इस मीटिंग में कभी नहीं आता। पर अब क्या कर सकता हूँ। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और आदित्य बहुत कड़कते अंदाज में अपने बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी शानदार प्रेजेंटेशन को देखकर सभी तालियां बजा रहे थे
और वहीं विहान चौधरी अपने हाथों में आए हुए पसीने को अपने रुमाल से पोंछ रहा था। और फिर वन बाय वन कुछ बिजनेसमैन अपने अपने बिजनेस के बारे में वहां पर बताते हैं। इधर विहान चुपके से प्रियांशी को मैसेज करता है कि तुम्हारा एनाकोंडा भाई मेरे सामने मीटिंग में बैठा है। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ, इससे जान छुड़ाकर कैसे बाहर निकलूं। प्रियांशी ने मैसेज का रिप्लाई दिया, विहान फालतू की बातें मत करो, भाई के सामने लल्लू लाल वाली हरकतें मत करना, क्योंकि उन्हें लल्लू चप्पू वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। विहान इरिटेट होते हुए मैसेज करता है, अब यार ये लल्लू लाल वाली हरकतें क्या होती हैं, जरा विस्तार से बताओ। विहान ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे भाई कड़क अंदाज में बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, वैसे ही दमदार रोबीले अंदाज में तुम भी अपनी मीटिंग में अपनी बात कहना। भूल से भी उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके सामने घबरा रहे हो या फिर उनसे डर कर भाग जाना चाहते हो, क्योंकि अगर भाई को ऐसा लगा तो वो कभी भी मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगे। यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारा भाई अपने बॉडीगार्ड को इशारा करेगा और उसके सारे बॉडीगार्ड मुझ पर गोलियां बरसाने लगेंगे और मैं यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। फालतू की नौटंकी बंद करो और मीटिंग करने गए हो तो अच्छे से मीटिंग करो। वो कुछ सोचते हुए कहता है, प्रियांशी तुम मुझे कॉल करो, मैं इमरजेंसी की बात कहकर इस मीटिंग से बाहर हो जाता हूँ। प्रियांशी झल्लाते हुए गुस्से की इमोजी सेंड करती है और कहती है, खबरदार, अगर तुम भाई के डर से मीटिंग छोड़कर बाहर आए या फिर कोई ऐसी हरकत की जिससे भाई तुम्हें नापसंद करने लगे, तो मैं तुम्हें पक्का छोड़ दूंगी और उल्टा अपने भाई से ये कहूंगी कि तुमने जानबूझकर मुझे अपने घर में किडनैप करके रखा था और 1 महीने से हर रात मेरा फायदा भी उठा रहे थे। फिर देखना भाई तुम्हारी क्या हालत करेंगे। खुद तो तुम्हें 10 गोली मारेंगे ही और बॉडीगार्ड से कहकर फूलों की तरह तुम पर गोलियां भी बरसाएंगे। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे भाई का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत नाम है, इसलिए भाई के सामने शान से बैठे रहो और जिस एजेंडे पर मीटिंग हो रही है उस पर फोकस करो, वरना अभी भाई को कॉल लगाकर कह दूंगी कि ये जो सामने विहान चौधरी बैठे हैं, इन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए मैसेज लिखता है, आज पता चला कि तुम आदित्य वरदाजन की ही बहन हो। हाँ, पता चल गया। तो चलो अब अपने काम पर फोकस करो। इतना कहते हुए उसने गुस्से की खूब ढेर सारी इमोजी बनाकर विहान को सेंड कर दी। विहान उन सारी इमोजी को देखकर मन में कहता है, सामने आदित्य वरदाजन के रूप में कुआं बैठा है और घर में फेक बीवी के नाम पर आई। बेचारा विहान चौधरी जाए भी तो कहाँ जाए। तभी उसके पापा उमाकांत चौधरी उसी इशारे से प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं। तो वह मन ही मन भगवान को याद करता है और फिर गहरी सांस लेते हुए बहुत हिम्मत करके उठता है और फिर अपनी कंपनी के बारे में बात करते करते वो इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सामने वो शख्स बैठा है जिससे वो सबसे ज्यादा इस समय डर रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। वो देखता है कि आदित्य भी उसके लिए तालियां बजा रहा है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। बिहान को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य वरदाजन उसकी प्रेजेंटेशन पर तालियां बजा रहा है। वो अपने मन में कहता है, विहान चौधरी दम तो तुम्हारे अंदर भी बहुत है, पर शायद तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो गई थी और अधिकतर लोग हॉल से बाहर आ गए थे। उमाकांत चौधरी कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। वो चुपचाप खड़ा फोन में प्रियांशी को मैसेज करके सारी बात बता रहा था।
प्रियांशी हैप्पी की ढेर सारी इमोजी सेंड करती हुई लिखती है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरा दीवाना लल्लू लाल नहीं है। अरे यार, ये लल्लू लाल क्या होता है? अब तो बता दो ना मुझे। जिसे कोई भी काम ना करना आता हो, उसे लल्लू लाल कहा जाता है। तभी आदित्य वरदाजन उसके पास से निकलता है, तो विहान बहुत हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो सर। आदित्य अपना हाथ बढ़ाते हुए विहान से हैंड शेक करता है और कहता है, विहान चौधरी, मैंने तो सुना था कि आपको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उमाकांत चौधरी अपनी कंपनी को चला नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अपनी कंपनी को सेल करना चाहते थे। विहान अपने मन में कहता है कि ये सच में अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। तमिलनाडु में रहकर दिल्ली वालों की भी ये खबर रखता है। तभी आदित्य कहता है, क्यों मिस्टर विहान चौधरी, मैं सही कह रहा हूँ ना? सर, बिल्कुल सही सुना था आपने। पर मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया जिसने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मेरे डैड को मेरी कितनी ज़रूरत है। ओह, यू मीन्स आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं था? रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास तो था, लेकिन मेरा पैशन बिजनेसमैन बनना नहीं, बल्कि सिंगर बनने का था। दिलचस्प। विहान चौधरी, आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं। अगर आज शाम आप फ्री हो तो आप मुझसे मिलने मेरे होटल में आए। सर, आपको मुझसे कुछ काम है? नहीं, बस आपकी दिलचस्प स्टोरी को सुनना चाहता हूँ। आदित्य विहान के साथ समय बिताकर ये जानना चाहता था कि विहान चौधरी किस टाइप का इंसान है। उधर विहान इस बात से बहुत खुश था कि आदित्य ने खुद अपनी तरफ से उसे बुलाया है। वो ये बात प्रियांशी को नहीं बताता है और उससे मिलने के लिए उसी शाम आदित्य के होटल पहुंच जाता है। आदित्य से मिलने के लिए उसके होटल में कुछ वीआईपी आए थे और उन लोगों से आदित्य की मीटिंग चल रही थी। पर जैसे ही आदित्य का असिस्टेंट उसे बताता है कि विहान चौधरी आपसे मिलने आया है, तो आदित्य एक इमरजेंसी की बात कहकर उन लोगों से मीटिंग खत्म कर देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जब तक विहान चौधरी से उसकी मीटिंग है, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर में विहान चौधरी 5 स्टार होटल के 20वें फ्लोर पर पहुंच गया था। होटल का यह पूरा फ्लोर आदित्य के लिए रिजर्व रहता था। आदित्य जब कभी भी मुंबई आता था, तो वो इसी होटल में रुकता था। विहान को जब यह पता चलता है, तो वह हैरानी भरी नजरों से पूरे फ्लोर को देखता है। थोड़ी ही देर में वो आदित्य के सामने था। आदित्य जैसे ही उसे देखता है, तो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। सर, ये मेरा गुड लक है जो आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। फिर भला मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आता? आदित्य का मन करता है कि वो पूछे कि प्रियांशी कैसी है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो डायरेक्ट प्रियांशी के बारे में पूछेगा तो कहीं विहान को पता ना चल जाए। इसलिए आदित्य पहले तो विहान से बिजनेस से रिलेटेड बात करता है और फिर धीरे से पूछता है, आपकी मिसेज कैसी हैं? आदित्य की ये बात सुनकर विहान को बहुत आश्चर्य होता है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर आदित्य ये जानता है कि मैं मैरिड हूँ, तो वह यह भी जानता होगा कि मैंने प्रियांशी से शादी की है। और अगर आदित्य ये बात जानता है, तो वह अभी तक प्रियांशी को लेने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रियांशी तो कहती थी कि जिस दिन मेरे भाई को पता चलेगा, पता नहीं वो क्या करेंगे। विहान समझ जाता है कि आदित्य को उसकी और प्रियांशी के बारे में सब कुछ पता है और शायद इसीलिए उसने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया है। कुछ देर तक वहाँ खामोशी छाई रहती है और फिर विहान थोड़ा अटकते हुए कहता है, सर, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आदित्य बहुत बेख्याली में कह देता है,
अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही कीमती चीज थी, वो भी अब तुम्हारी है। क्या? आदित्य अपनी बात संभालते हुए कहता है। मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आज की डेट में तुम भी तो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन गए हो। इस नाते मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ और आपसे चाहिए। आदित्य थोड़ा डरते हुए कहता है। क्या? सर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरी फैमिली से मिलें। पर क्यों? उन्हें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आदित्य थोड़ा कड़क अंदाज में कहता है। पर मुझे प्रियांशी से मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सर, आप कैसे जानते हैं कि मेरी मिसेज का नाम प्रियांशी चौधरी है? क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? आदित्य अपनी ही बातों में उलझ गया था। कुछ देर तक वो खामोश रहता है और फिर बहुत कड़क अंदाज में कहता है। विहान चौधरी, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। विहान आदित्य की नम आंखें देखकर समझ गया था कि उसे प्रियांशी और विहान की शादी के बारे में सब कुछ पता है। वो मन में सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि आदित्य वरदाजन बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आदित्य जब वहां से जाने लगता है, तो विहान कहता है। सर, आपकी एक सिस्टर थी, उसका भी नाम शायद प्रियांशी है, इसीलिए आपके मुंह से प्रियांशी नाम निकल गया। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है और कहता है। नहीं, अब मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। सर, अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, वो न्यूज़ फेक थी। विहान थोड़ा हंसते हुए कहता है। ये मीडिया वाले भी ना, पता नहीं बड़े लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ कैसे लिख देते हैं। न्यूज़ पढ़कर मैं अपनी मिसेस से कह रहा था कि देखो, आदित्य वरदाजन की बहन का नाम भी प्रियांशी वरदाजन है। तो उसने तुम्हारी बात का क्या जवाब दिया? आदित्य ने बहुत उत्सुकता से पूछा। तो विहान हंसते हुए बोला। सर, मेरी मिसेस तो आदित्य वरदाजन को जानती ही नहीं, तो उनकी बहन को क्या जानेगी? वो बेचारी हंसते हुए बोली। ये आदित्य वरदाजन है कौन, और तुम मुझे उसके बारे में क्यों बता रहे हो? विहान की बात सुनकर आदित्य का दिल तो टूट ही गया था। वो अपने मन में कहता है। प्रिंसेस, इसका मतलब कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, तभी तो तुमने अपने हस्बैंड से ये कहा कि तुम मुझे जानते ही नहीं। आदित्य आगे बढ़कर विहान से हाथ मिलाता है और कहता है। विहान चौधरी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतना कहते हुए वो एक बहुत प्यारा सा लॉकेट का बॉक्स अपनी पॉकेट से निकालता है और विहान को देते हुए कहता है। ये गिफ्ट मेरी तरफ से आपकी मिसेज के लिए है। पर सर, आप क्यों दे रहे हैं? आप तो मेरी मिसेज को जानते भी नहीं। विहान, गिफ्ट देने के लिए जानना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ लोग बहुत अपने से लगते हैं और उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि उनसे कोई तो रिश्ता है। इतना कहते हुए आदित्य वहां से चला जाता है और विहान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है। आदित्य वरदाजन, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि प्रियांशी ने मुझसे शादी कर ली है। जरूर तुम्हारे खुफिया एजेंटों ने ये पता करके तुम्हें बताया होगा। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले अहाना से मिलने के लिए एक आदमी आया था। वो अपने मन में आदित्य के फेस से उस आदमी की शक्ल को मैच करता है और फिर अपने मन में कहता है कि हाइट, वेट और बालों के स्टाइल से तो बिल्कुल वो आदमी आदित्य वरदाजन की तरह ही लग रहा था। इसका मतलब आदित्य प्रियांशी से मिलने आया था। विहान जोर से हंसते हुए अपने मन में कहता है। आदित्य वरदाजन, तुम्हारे नाम से मैं बहुत डरा हूँ, पर अब तो मैं तुम्हारा जीजा हूँ, इसलिए थोड़ा तो तुम्हें भी डराना जरूरी है। वो बाहर आता है और आदित्य के असिस्टेंट से घबराते हुए कहता है।
सर मुझे आदित्य वरदाजन जी से अभी मिलना है, पर आपकी तो मीटिंग ओवर हो चुकी है। सर प्लीज़, एक बहुत इमरजेंसी काम है। मुझे उनकी बहन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मिली है और उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं उन्हें तुरंत बताऊं। असिस्टेंट खुश होते हुए कहता है, क्या खबर मिली है, आप मुझे बताएं। नहीं, मैं उनके सिवा और किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। उसका असिस्टेंट विहान को आदित्य के पास दोबारा ले जाता है। इस बार आदित्य बार में बैठा हुआ था। विहान आदित्य को बार में बैठे हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो आदित्य महाराज अपनी बहन का गम भुलाने के लिए यहाँ आए हैं। आदित्य जैसे ही विहान को देखता है तो आश्चर्य से पूछता है, तुम यहाँ? विहान घबराते हुए कहता है, सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। विहान, क्या बात है? विहान घबराने का नाटक करते हुए कहता है, सर सर मुझे अभी दिल्ली पहुंचना है, प्लीज सर मुझे दिल्ली पहुंचा दीजिए। आदित्य विहान को पानी का गिलास देते हुए बोला, विहान, पहले पानी पियो और फिर मुझे पूरी बात बताओ। अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था, अब अचानक तुम्हें दिल्ली? सर, मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो मेरी मिसेज। आदित्य ये बात सुनता है तो घबराते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हारी मिसेज को? सर, उसने कुछ खा लिया है और अब उसे होश ही नहीं आ रहा है। मैं फ्लाइट में टिकट बुक कर रहा हूँ, पर टिकट भी नहीं बुक हो रही है। प्लीज आप मुझे अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से दिल्ली भेज दें। विहान की बात सुनकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और गुस्सा करते हुए कहता है, प्रियांशी किस हॉस्पिटल में है? सर, अभी तो वो घर पर ही है। तुम लोगों के पास दिमाग है या नहीं? अगर उसने कुछ खाया है तो उसे घर पर क्यों रखा है? उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और थोड़ी ही देर में विहान के साथ अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। जब विहान आदित्य के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा था तब वो बहुत कूल माइंड से बैठा इधर उधर देख रहा था। ना तो वो परेशान लग रहा था और ना ही घबराया हुआ। आदित्य बार बार विहान के चेहरे को देख रहा था और अपने मन में कहता है, ये कैसा पति है? प्रियांशी वहां जिंदगी और मौत से जूझ रही है और ये आराम से हेलीकॉप्टर में बैठकर बाहर के नज़ारे देख रहा है। और फिर वो अपने मन में कहता है, विहान चौधरी, अभी जितने भी बाहर के नज़ारे तुम्हें देखने हैं देख लो। अगर मेरी बहन प्रियांशी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें ये नज़ारे देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विहान जब आदित्य को कुछ सोचते हुए देखता है तो अपने मन में कहता है, आदित्य वरदाजन, अभी तो मैं तुम्हारा दिल और भी ज्यादा जलाऊंगा। वो आदित्य से मुस्कुराते हुए कहता है, सर, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो रास्ता कट जाता। आदित्य कुर्राते हुए कहता है, तुम्हारी प्रियांशी को अभी तक होश नहीं आया है और तुम्हें यहाँ भूख लग रही है, तुम कैसे हस्बैंड हो? सर, भूख तो मुझे हर सिचुएशन में लगती है। और रही बात प्रियांशी के होश में आने की, तो जब से हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ तब से भगवान कसम, बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी प्रियांशी को कुछ ना हो। हाँ, वो मुझे दिखाई दे रहा है। करीब 2 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुंच जाता है। आदित्य कुर्राते हुए कहता है, हाँ, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हो। करीब 2 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में विहान आदित्य को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। शारिका और दादी माँ अपने एक रिलेटिव के यहाँ गई हुई थी और आहना अपने एनजीओ, इसलिए घर पर इस समय सिर्फ प्रियांशी ही थी। आदित्य जैसे ही घर में एंटर करता है तो वो प्रियांशी का नाम लेकर पुकारने लगता है,
विहान आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सर, आप तो मेरी बीवी को ऐसे बुला रहे हो जैसे आप उसके भाई हो। आदित्य वरदाजन अपने कड़क अंदाज में कहता है, विहान चौधरी, अब अगर तुम एक लफ्ज भी मेरे सामने बोले तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम दुनिया के किस कोने में पहुंच गए हो। सर, आप मेरे ही घर पर आकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी और मेरी बीवी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बर्दाश्त तो तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए खुद को अच्छी तरह से रेडी कर लो, क्योंकि अगर प्रियांशी को कुछ हुआ तो तुम भी इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं अब यहाँ से जरूर जाऊंगा, लेकिन उसे अपने साथ लेकर। आदित्य की बात सुनकर विहान मुस्कुराने लगता है। विहान अच्छी तरह से जानता था कि इस समय प्रियांशी स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही होगी, इसलिए वो स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। तो आदित्य भी उसी के पीछे पीछे स्टडी रूम में चला जाता है। विहान जैसे ही दरवाजा खोलता है तो प्रियांशी विहान को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि मैं कल आऊंगा। पर वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी उसे विहान के पीछे आदित्य नजर आता है। आदित्य को देखकर वो चेयर से उठ जाती है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। तभी विहान कहता है, प्रियांशी, इनसे मिलो। ये है आदित्य वर्धाजन, फेमस पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। तुम्हें पता है, इनके चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। और आज ये तुमसे मिलने के लिए बेचारे भागते हुए आए हैं। इतने दिनों बाद अपने भाई को सामने देखकर प्रियांशी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उधर आदित्य प्रियांशी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर जब गुस्से से वो विहान की तरफ देखता है तो उसे समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती कि ये सब विहान का नाटक था। और वो अच्छी तरह से जानता है कि प्रियांशी मेरी बहन है। उसने मुझे और प्रियांशी को मिलाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया है। प्रियांशी भागते हुए आती है और आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। प्रियांशी को रोते हुए देखकर आदित्य का सारा गुस्सा पिघल जाता है। वो प्रियांशी को चुप कराते हुए कहता है, प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ। प्रियांशी रोते हुए कहती है, भाई, प्रिंसेस शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। प्लीज एक बार और मुझे प्रिंसेस कहिए। आदित्य उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, प्रिंसेस। कुछ देर तक वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। और फिर जब विहान थोड़ा नाटक करते हुए प्रियांशी से बोला, प्रियांशी, अब अगर तुम्हारा रोना धोना बंद हो गया हो तो जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। बहुत दूर से आ रहा हूँ, इसलिए थक गया हूँ। आदित्य गुस्से से विहान की तरफ देखते हुए कहता है, ये किस लैंग्वेज में तुम मेरी बहन से बात कर रहे हो? और तुमने क्या इसीलिए मेरी बहन से शादी की है कि मेरी बहन जिंदगी भर तुम्हारे लिए कॉफी बनाती रहे? जाओ, जाकर खुद कॉफी बनाओ। और हाँ, खबरदार, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन से इस लैंग्वेज में बात की तो मैं तुम्हारा। विहान मुंह बनाते हुए बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो आदित्य वरदाजन को मैंने उनकी बहन से मिलवाया, और वो है कि मुझे थैंक्स बोलने के बजाय, मुझे गले लगाने के बजाय धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। आदित्य गुस्सा करते हुए कहता है, प्रियांशी, तुम्हें शादी करने के लिए यही नमूना मिला था। भैया, ये सब विहान का नाटक है, आपको परेशान करने के लिए। इसलिए आप उसे इग्नोर करें और मुझे बताएं कि आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं। नाराज तो बहुत हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको सब पता चल गया था। हाँ, पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर फिर सोचा कि अगर मेरी प्रिंसेस को इन लोगों के साथ रहकर खुशी मिलती है तो मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा।
और ये शिकायत मेरी तुमसे जिंदगी भर रहेगी कि तुमने जो मुझसे वादा किया था कि मैं जहाँ तुमसे कहूँगा वहीं तुम शादी करोगी, ये वादा तुमने तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं। इतना कहते हुए आदित्य प्रियांशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब मैं जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना। और अगर मन करे तो जिस पिंजड़े से तुम चुपचाप निकली थी, एक बार उसे पिंजरा नहीं घर समझकर जरूर आना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। आदित्य वहां से जाने लगता है तो विहान पीछे से कहता है, सर, आप अपनी बहन को अपने साथ ही ले जाओ। आदित्य पीछे मुड़कर बहुत आश्चर्य से विहान को देखता है तो विहान थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, हाँ, अब मैं आपकी बहन को अपने घर में और नहीं रखूंगा, इसलिए आप अपनी बहन को अपने साथ ही ले जाएं। आदित्य अपनी आंखें लाल करते हुए बोला, इसीलिए तुमने मेरी बहन से शादी की थी कि एक दिन जब तुम्हारा दिल उससे भर जाए तो तुम उसे छोड़ दो। विहान बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, सर, जब आप अपनी बहन को अपने घर ले जाएंगे तभी तो मैं बारात लेकर आपके तमिलनाडु आऊंगा और इडली डोसा खाकर फेरे लूंगा और फिर अपनी दुल्हनिया को लेकर वापस दिल्ली आऊंगा। तो अभी दोबारा फिर से तुम्हें शादी करनी है। विहान मुंह बनाते हुए कहता है, अब कैसे आपको समझाएं कि अभी पहली बार ही मेरी शादी नहीं हुई है तो दोबारा कैसे होगी? क्या मतलब है तुम्हारा? विहान आदित्य के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, भैया, मैं आपकी बहन प्रियांशी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं आपकी बहन के काबिल हूँ तो प्लीज मेरी उससे शादी करा दीजिए, क्योंकि आपकी बहन ने साफ शब्दों में मुझसे कहा है कि मेरे भैया जिससे मेरी शादी करवाएंगे मैं वही शादी करूंगी। इसका मतलब तुम दोनों ने अभी शादी नहीं की है? नहीं भैया। और फिर बिहान आदित्य को प्रियांशी की सारी स्टोरी सुनाता है और ये बताता है कि उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। सारी बात जानकर आदित्य बहुत खुश होता है और वो प्रियांशी को अपने गले से लगाते हुए कहता है, प्रिंसेस, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। तुम डॉक्टर बनना चाहती थी तो मुझे तुम्हें सपोर्ट भी करना चाहिए था, पर मैं अपने पैसों के घमंड में चूर ये सोचता रहा कि मेरी बहन दूसरों की सेवा क्यों करे। आदित्य तो ये सुनकर भी बहुत खुश हुआ था कि उसकी बहन ने उससे किए वादे को भी नहीं तोड़ा। वो विहान की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हें बिजनेसमैन नहीं एक्टर होना चाहिए, क्योंकि तुम एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते हो। तो फिर आप मेरी शादी अपनी बहन से करवा देंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्योंकि मेरी बहन प्रियांशी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उससे शादी करो। वो प्रियांशी की तरफ देखते हुए कहता है, प्रियांशी, प्रियांशी, क्या भैया सच कह रहे हैं? यार देखो, ऐसे धोखा मत दो। दिल्ली में बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज यार मेरे साथ बेवफाई मत करो। विहान की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों भाई बहन जोर से हंसने लगते हैं और विहान मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे एक्टिंग तो आप दोनों भाई बहन भी खूब करते हैं। और फिर उस रात आदित्य वरदाजन विहान के घर पर ही रहता है। अगली सुबह वो विमला जी और सारिका जी से मिलता है। सारिका जी तो उसे बहुत अच्छे से जानती थी और जब उन्हें पता चलता है कि वो प्रियांशी का भाई है तो सभी को बहुत आश्चर्य होता है। और फिर विहान अपने रिश्ते की सारी सच्चाई विमला जी और सारिका जी को बताता है और ये भी कहता है कि वो दोनों बेशक एक कमरे में रह रहे थे, लेकिन उन दोनों का रिश्ता आज भी बहुत पवित्र है। विमला और सारिका जी प्रियांशी की मजबूरी को समझती हैं और फिर देखते ही देखते प्रियांशी और विहान की शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। विहान उदासी भरे लहजे में प्रियांशी से कहता है, शादी करके जब वो लंदन चली जाएगी
तो वह उसे बहुत मिस करेगा। तो प्रियांशी बहुत शरारती अंदाज में कहती है, लंदन तो मैं तब जाना चाहती थी जब तुम मुझे मिले नहीं थे। इसका मतलब तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना, सपना तो जरूर पूरा करूंगी, लेकिन इंडिया में रहकर। विहान प्रियांशी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे गोद में उठाकर कहता है, आई लव यू प्रियांशी, आई लव यू सो मच। अहाना आउट ऑफ स्टेशन थी और जब वो एक हफ्ते बाद घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि विहान और प्रियांशी की शादी हो रही है। उसे ये भी पता चलता है कि आदित्य वरदाजन सचमुच प्रियांशी का भाई है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इधर आहाना मन ही मन यह सपना बुनने लगती है कि आदित्य उसकी भाभी का भाई है, और जब उसकी प्रियांशी भाभी को ये पता चलेगा कि आदित्य ही वो लड़का है तो वो आदित्य से ही उसकी शादी करवा देंगी। अहाना जब आदित्य से मिलती है तो आदित्य अहाना को इग्नोर करता है। अहाना को ये देखकर बहुत हैरानी होती है, पर फिर भी वो जानबूझकर आदित्य के सामने बार बार आती है। अहाना महसूस करती है कि आदित्य अब पहले की तरह उससे बात भी नहीं कर रहा है और ना ही वो उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है। पहले तो वो बात बात पर शादी का जिक्र करता था, लेकिन अब तो वो अहाना से दूर दूर भाग रहा है। 2-3 दिन तक तो अहाना ये सब बर्दाश्त करती है, और अब जब उसे आदित्य की बेरुखी परेशान करने लगती है तो एक दिन वो आदित्य के कमरे में जाती है और जल्दी से डोर लॉक करके आदित्य के जैसे ही पास आती है तो वो गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करने के लिए डोर को लॉक करना क्या जरूरी है? आदित्य, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है जिससे तुम मुझसे नाराज हो गए हो? अगर ऐसी बात है तो सॉरी। आदित्य अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, नहीं आहाना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस काम में थोड़ा बिजी हूँ। आहाना गुस्सा करते हुए कहती है, वो मुझे दिख रहा है कि तुम कितना बिजी हो। इतना कहते हुए वो बेड पर बैठ जाती है और कहती है, अब सीधी तरीके से मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी भी करना चाहते हो, तो अब क्या हुआ? आदित्य उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो फिर आज तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो? वो आदित्य को बेड पर बिठाती है और खुद घुटनों के बल बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आदित्य सच कहती हूँ, पहले तो मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं था, पर जब तुम मुझसे बिना कुछ कहे मुझसे दूर चले गए तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट बन गए हो। प्रियांशी भाभी सच कहती हैं कि हम दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और तुम्हें पता है, मैं अब उनकी बात को फील करती हूँ। जब भी मेरे होठों पर तुम्हारा नाम आता है तो मेरा दिल ऑटोमेटिक बहुत जोरों से धड़कने लगता है। पहले तुमसे चिढ़ होती थी, तुम पास आते थे तो गुस्सा आता था, पर अब तुमसे मुझे मोहब्बत, वो इतना ही बोली थी कि आदित्य एक झटके से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आना प्लीज, इसके आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि जो तुम सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। क्या? हाँ आना, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था, मैं तो सिर्फ बस तुम्हें परेशान करना चाहता था, इसलिए फ्लर्टी बातें करके तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। आहाना उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, झूठ बोलते हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये तुम्हारी आंखें मुझे बताती हैं। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आहाना, तुम मेरी बहन की ननद हो और हमारे खानदान में ये रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। इस रिश्ते के आगे हमेशा भाई का सर झुकता है, और जिस प्यार की बात तुम कर रही हो
तो ये उस समय की बात है जब मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरी बहन की नंद हो। इसलिए प्लीज इस रिश्ते को यही खत्म कर दो। आदित्य, तुम मजबूर हो सकते हो, पर मैं नहीं। मैं ये बात भाभी को जरूर बताऊंगी। आदित्य अहाना का हाथ पकड़कर उसे बहुत जोर से अपनी तरफ खींचता है, तो अहाना सीधा उसके सीने से टकरा जाती है। आदित्य गुस्सा करते हुए अहाना से कहता है कि अगर तुमने मेरी प्रिंसेस को ये बताया कि तुम मुझे पहले से जानती हो, तो मैं कभी भी अपनी प्रिंसेस की शादी विहान से नहीं होने दूंगा। और हाँ, ये बात मत भूलना कि मैं आदित्य वरदाजन हूँ, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ जहाँ चाहूँ वहां से उठा सकता हूँ। इसलिए मेरी बात समझो और अपने दिल की फीलिंग्स को कंट्रोल करो। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था, उस समय मुझे पता चल गया था कि मेरी बहन प्रियांशी ने तुम्हारे भाई विहान से शादी कर ली है। उसी पल मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी शामिल नहीं करूंगा। इसलिए मैंने अपनी बचपन की दोस्त निहारिका से शादी करने का फैसला ले लिया है। प्रियांशी की शादी के बाद मैं और निहारिका शादी करेंगे। इसलिए अब तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लो और अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी का भाई और निहारिका का होने वाला पति हूँ। दोस्तों, ये दिल तुम्हारा हुआ कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। सो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।